नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज प्रजातंत्र चैप्टर के दूसरे वाले भाग को देखेंगे, जिसमें हम इसके पहले 51 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 52 से लेकर के आगे तक के जितने प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा था? ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की या लावेल? तो यह कथन साथियों अब्राहम लिंकन का है। व्याख्या देख लीजिए। अब्राहम लिंकन का कथन है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शासन प्रक्रिया में बराबर हिस्सा देती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। सीले ने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। डायसी कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिन्सबर्ग या गार्नर? तो यह कथन है साथियों अब्राहम लिंकन जी का। देखिए, अब आगे देखते हैं। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? आग, रेन, जे.एस. मिल या फाइनर? तो यह कथन साथियों जे.एस. मिल का है। भारत मताधिकार को लेकर के वह कहते हैं। देखिए, मिल का कथन है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जे.एस. मिल का विचार है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकार का विचार सिज्विक ने भी दिया है। अब आगे देखते हैं साथियों, इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और आगे कथन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखते हैं कि जे.एस. मिल के निर्वाचन के संबंध में विचार क्या क्या है कि मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की। और मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। और मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान का उचित ठहराया। और मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। ज्ञातव्य है कि बेंथम एक व्यक्ति एक मत का समर्थक था। अब आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसने कहा कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ब्राइस, डायसी, सीले या बेनी प्रसाद? तो साथियों अभी हम लोगों ने देखा था कि यह कथन सीले का है। डायसी कहते हैं कि जिसमें एक बहुत बड़ा भाग जो है कि भाग लेता है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग लेता है। डायसी का ये कथन है। देखते हैं, देखिए व्याख्या। सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि डायसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। देखिए, ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथों में निहित न होकर के संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार लोकतंत्र जीने का ऐसा ढंग है यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय, उत्पादन व एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व या राजनीतिक समानता? तो इसका जो सही कथन साथियों वह है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। यह जो है कि मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, यहाँ पे दिया है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व समाजवाद का मूल मूल्य है जो उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है। उदार लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता और विधि का शासन जैसे मूल्यों पर आधारित है, जबकि सामूहिक स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार को समाप्त करने की ओर झुकाव रखता है। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो ये मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। इसका कथन है सीले, इसका जो है कि सही जवाब है। देखिए, यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों।
तो देखते हैं विकल्प में क्या दिया है, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या जे.एस. मिल। तो यह कथन है साथियों अरस्तु का। देखिए व्याख्या में कि अरस्तु ने कहा है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं गेटेल क्या कहते हैं। गेटेल कहते हैं कि क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। जे.एस. मिल ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। लॉवेल का कथन है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। अब आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया है। वुडरो विल्सन, क्विंसी राइट या रेनहोल्ड निबूहर या जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर। तो यह कथन है साथियों रेनहोल्ड निबूहर का। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की व्याख्या। रेनहोल्ड निबूहर ने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया। निबूहर के अनुसार प्रकाश की संतान पदबंध से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो यह मानते हैं कि स्वहित को उच्च कानून के अनुशासन के तहत लाया जाना चाहिए, जबकि अंधकार की संतान पदबंध से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो यह मानते हैं कि अपनी इच्छा या हित से परे कोई कानून न हो। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं साथियों। एक तरफ देखिए सूची 1 में दिया है और दूसरा सूची 2 में। तो सूची 1 में दिया है सुरक्षात्मक लोकतंत्र और पीपुल्स लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र या शास्त्र, और डी जो है वह है शास्त्रीय लोकतंत्र। और दूसरे सूची में दिया है अरस्तु, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट ए डहल और लेनिन। तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र का जो विचार दिए हैं साथियों वह दिए हैं रॉबर्ट ए डहल। तो ए का हो जाएगा 3 के साथ। और पीपुल्स लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है यह लेनिन का है, तो बी का हो जाएगा 4 के साथ, मतलब ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। और बहुल लोकतंत्र जो है यह कॉन्सेप्ट है अरस्तु का, और शास्त्रीय लोकतंत्र जो है यह कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का। तो इस तरह से साथियों जो हमारा मैच करेगा वो हो जाएगा ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो हमारा ऑप्शन सी देखिए सही हो गया। देखिए पीपुल्स लोकतंत्र, हाँ देखिए सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन, बहुल लोकतंत्र अरस्तु, शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं साथियों। पूछा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया, सामान्य इच्छा शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद या संस्थावाद। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है शक्ति पृथक्करण। देखते हैं व्याख्या। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के तीनों अंगों शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अभाव में नागरिकों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और निरंकुश शासन की स्थापना होगी, जो कि मानव विकास के लिए घातक होगी। ये शक्तियां हैं विधि का निर्माण करने की विधायी शक्ति, विधि के कार्यान्वयन की कार्यपालिका संबंधी शक्ति तथा न्याय करने की न्यायपालिका संबंधी शक्ति। तो साथियों एक जगह पे एक सवाल ये भी बना था कि मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वो किस तरह की शक्तियों के विभाजन की बात करता है। तो वो कानूनी वो जो है कि ये तीनों शक्तियाँ जो होती हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये इस टाइप की शक्तियों के जो है कि विभाजन की बात करता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। और आगे देखते हैं क्या विकल्प बनाया है। अगला विकल्प है कि यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से साथियों उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा, क्योंकि लोकतंत्र ये कई चीज़ों को जो है कि बढ़ावा देता है जो विकल्प में दिए हुए हैं। देखिए प्रजातंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है कि लोग करते हैं एवं शासकों का चुनाव लोग करते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार मानी जाती है क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी होती है। प्रजातंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं जिससे निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, डी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है।
जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोक सेवकों में, नौकरशाहों में। तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है साथियों, वह जनता में निवास करती है। देखिए, प्रजातंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम और निर्णायक शक्ति निहित होती है। वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः क्या क्या हैं? राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिक व उच्च चरित्र। मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 प्रमुख आवश्यकताएं क्रमशः उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावनाएं हैं। अब 64 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण है? अभिलक्षण नहीं है। न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति, और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। पूछ रहा है कि लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, यह लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। व्याख्या में देखते हैं, देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह न होकर के विधायिका के बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करती है, उसे लागू करवाती है और गलत पाए जाने पर उसे अवैध भी घोषित करती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार के तीनों अंगों के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रायः न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण हैं। अब देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर ये रहा 64। अब देखते हैं 65। देखिए, 65 में पूछा है, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? विकल्प बनाया है कि देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना। दूसरा विकल्प है कि देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना। तीसरा विकल्प है नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है उपर्युक्त में से एक से अधिक को, मतलब जो बातें अन्य विकल्पों में बताई गई हैं वो लगभग उनमें सभी जो है कि लोकतंत्र की उपलब्धि के अंतर्गत आती हैं। देखिए, लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र की प्रमुख उपलब्धियां क्या है कि लोकतंत्र में सरकार का वैध होना और जनता के प्रति जवाबदेह होना अनिवार्य है, जो भारत में नियमित चुनावों और शासन प्रणाली के माध्यम से संभव हुआ है। और दूसरा है कि आर्थिक विकास से गरीबी कम करने के प्रयास लोकतंत्र की सकारात्मक उपलब्धि मानी जाती है, हालांकि असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। और तीसरा है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और विभिन्न समुदायों के सामाजिक हितों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन भारत में लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी है, एक तरफ पदबंध दिया और दूसरी तरफ जो है कि विचारक दिया है। तो पहले में पदबंध जो है वो है बहुल तंत्र, बहुमत की तानाशाही, कमजोर लोकतंत्र, गुट तंत्र का लौह नियम। तो बहुल तंत्र जो है साथियों, ये इसके विचारक हैं रॉबर्ट डहल। बहुल तंत्र के विचारक है रॉबर्ट डहल, तो ए का हो जाएगा 3। और बहुमत की तानाशाही के विचारक हैं टॉकविले, तो इसका हो जाएगा बी का सेकंड हो जाएगा। और कमजोर लोकतंत्र के जो विचारक हैं वो हैं बेंजामिन बार्बर, तो हो जाएगा सी का हो जाएगा साथियों 1 से। और गुट तंत्र का लौह नियम जो है, इसके जो प्रतिपादक हैं, विचारक हैं, वो हैं रॉबर्ट मिशेल्स। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे तो साथियों हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो हमारा जो है कि देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, 67 में पूछा है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजात तंत्र में। तो राजनीतिक समानता की जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है वह है लोकतंत्र में। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की गारंटी रहती है। लोकतंत्र में राजनीतिक पद जनता के समर्थन से प्राप्त किए जाते हैं, जन्म से, परंपरा से, उत्तराधिकार से या किसी की कृपा से नहीं। लोकतंत्र की यह विशेषता उसे सामंतवाद, राजतंत्र आदि से अलग करती है। लोकतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं। कोई भी नागरिक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार निश्चित शर्तें पूरी करके राजनीतिक पद का उम्मीदवार हो सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है।
अब बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। देखिए 68 में पूछा है कि निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की विशेषता पूछ रहा है। विकल्प दिया है कि ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है। अगला विकल्प बी है कि ऐसे निर्वाचनों में मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। सी है कि ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन डी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। देखिए भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की कई प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल्य का वोट और वोट देने का अधिकार, समान मताधिकार प्राप्त है, चाहे उसका लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मतदाताओं को नियमित अंतराल पर चुनाव के जरिए वास्तविक चयन का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकें और पिछली सरकार का मूल्यांकन कर सकें। और सी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं ताकि परिणाम जन इच्छा का सही प्रतिबिंब हो। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव समान मताधिकार, नियमित अंतराल और स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की विशेषताओं पर आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वह सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल, न्यायालय, संविधान। बी है कि विधान पालिका, राजनीतिक दल, न्यायालय। और सी देखते हैं क्या बनाया है विकल्प, सी और डी। सी है कि राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान। और डी बनाया है कि विधान पालिका, न्यायालय, न्यायपालिका। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान, ये सही होगा, ऑप्शन सी हमारा। देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ये राजनीतिक प्रतिनिधि देश की जनता के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अतः एक उदार राजनीतिक प्रणाली में व्यक्ति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, विधायिका, संसद एवं संविधान सभा द्वारा सुनिश्चित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। गार्नर, विलोवी, गेटेल या अरस्तु। तो इसका सही जवाब है साथियों गेटेल। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उत्तर प्रदेश के टीजीटी 2021 के में यह पूछा गया था। यह कथन गेटेल का है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। अब अगला सवाल है साथियों कि शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। शुम्पीटर, हन्ना अरेंड्स या अर्नेस्ट बार्कर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों शुम्पीटर। देखिए जोसेफ शुम्पीटर ने शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। शास्त्रीय दृष्टिकोण में लोकतंत्र को जनता की इच्छा और भागीदारी पर आधारित माना जाता था, लेकिन शुम्पीटर ने इसे एक प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व चयन की प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि जनता समय समय पर अपने नेताओं का चुनाव करे और शासक वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा हो। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को एक व्यावहारिक और संचालनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है, न कि आदर्शवादी रूप में। अब 72 है साथियों, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है। यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है। यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो जो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण जो है वो यह है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए वर्तमान उदार लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि यह सभी
व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को एलन बॉल ने निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में बताया है। पहला है कि एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा, और दूसरा है कि उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों पर समान दावा, और तीसरा है कि खुली राजनीतिक भर्ती, चौथा है दबाव तथा स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति, पांचवा है नागरिक स्वतंत्रता, छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका और सातवां है स्वतंत्र प्रेस मीडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, पहल, इनिशिएटिव, वापस बुलाना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तीनों जो है साथियों ये जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरणों में जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट या जिसको रेफरेंडम कहते हैं, पहल और वापस बुलाना शामिल है। जनमत संग्रह में जनता किसी नीति या कानून पर सीधे मतदान करती है। पहल में नागरिक कानून बनाने या बदलाव का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, और वापस बुलाने की प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकते हैं। स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में ये उपकरण व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। इनका उद्देश्य जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन से के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद और राजतंत्र या वर्गतंत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लोकतंत्र। देखिए, भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार एवं शासन की आलोचना करने का अधिकार अंतर्निहित है, तथा नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल एवं अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार व्यवसाय, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि आते हैं। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं 75 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों द्विदलीय। व्याख्या देखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन के अभिन्न अंग एवं वर्तमान राजनीति की प्रेरक शक्ति है। राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्रीय शासन निष्प्राण हो जाता है। बेजहॉट के अनुसार दलगत शासन उत्तरदायी शासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रायः बहुदलीय शासन व्यवस्था अधिक प्रजातंत्रात्मक मानी जाती है, परंतु लोकतंत्र की सफलता एवं उसके स्थायित्व के लिए द्विदलीय पद्धति सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके निम्न कारण है। पहला है, द्विदलीय पद्धति में सरकार स्थिर रहती है। दूसरा है कि मंत्रिमंडल का निर्माण सरलतापूर्वक हो जाता है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ रहती है। चौथा है, जनता प्रत्येक दल के कार्यक्रम से परिचित रहती है। और पांचवा है कि सशक्त विपक्ष का होना तथा सरकार का स्थायी होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। विशेष में देखते हैं कि द्विदलीय पद्धति में अन्य छोटे दल पाए जाते हैं, लेकिन सत्ता में मुख्य भूमिका दो ही दल की होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि में प्रजातंत्र की सफलता का मुख्य कारण द्विदलीय पद्धति है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किन देशों में जो है कि दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, ये चार प्रमुख देश हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण जो नहीं है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रचलित व्यवस्था है, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान, आरंभन, लोक सेवाएं आदि हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को अपने शासकों को वापस बुलाने का अधिकार तथा विधि निर्माण पर अपनी राय देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह है, दबाव समूह उपक्रम या लैंड्सजीमेंडे। तो इनमें से दबाव समूह जो है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शासन नहीं है। व्याख्या देखते हैं। देखिए,
दबाव समूह प्रायः प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होते हैं। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याह्वान, आरंभन, लोकसभाएं आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली शासन प्रणाली है। प्राचीन काल में यह ग्रीक नगर राज्यों में पाई जाती है। 78 है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? जनमत संग्रह, वापस बुलाना, संघात्मक संरचना या लोक सभाएं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है संघात्मक संरचना। ये सरकार का रूप है, न कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए आवश्यक चीज। अब आगे हैं कि फ्रांस जाना जाता है एक दलीय प्रभुत्व, द्विदलीय प्रभुत्व, बहुदलीय व्यवस्था या जो है कि दल विहीन व्यवस्था। तो फ्रांस जो जाना जाता साथियों वह बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। देखिए, किसी राज्य में 2 या 2 से अधिक दलों का अस्तित्व बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन 2 से अधिक दलों के मध्य होता रहता है। संभावना गठबंधन सरकार की अधिक रहती है। फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। चौथे गणराज्य के अंतर्गत फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। क्वेश्चन नंबर 80, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह, न्यायपालिका। तो इनमें से हित स्पंदन किसका प्रकार हित स्पंदन है? तो वह है दबाव समूह। देखिए व्याख्या देखते हैं। लोकतंत्र में दबाव समूहों का वर्णन हितों को मुखरित करने वाले अभिकरण के रूप में किया जाता है। समूह सदा सुनिश्चित या स्पष्ट हितों पर आधारित होता है। हित वेतन व भत्तों की वृद्धि करने, कृषि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने, किसी विशेष भाषा या संस्कृति के संरक्षण करने जैसा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार, समाचार पत्र। तो इसका सही जवाब है साथियों दबाव समूह। व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य दबाव समूह को कहा जाता है। डी मैक्किन दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहता है। दबाव समूह एक प्रकार के अनौपचारिक संगठन हैं जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करते हैं। आमंड, कोकबीज, सेक्कन, हेवोल्ड दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। एलनबाल दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा देता है। फाइनर दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देता है। तो यही पूछा गया, तो किस विचारक ने दिया है यह संज्ञा? तो फाइनर। ये भी आपको याद रखना है। दबाव समूह को तृतीय सदन भी फाइनर ही कहता है। सैलिन रिचर्ड लेम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन, अनऑफिशियल गवर्नमेंट कहते हैं। और एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देता है। तो दबाव समूह पर टिप्पणी करने वाले लोगों का आपको याद रखना चाहिए कौन क्या कहता है। तो एलन बाल, देखिए आमंड, कोकबीज, सेक्कन, हेवोल्ड दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। और एलन बाल दबाव समूह को क्या कहता है? प्रभाव गुट की संज्ञा देता है। फाइनर गुमनाम साम्राज्य, अज्ञात साम्राज्य तो कहता है। साथ ही साथ यह दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहता है। और सैलिन रिचर्ड लेम्बर्ट दबाव समूह को क्या कहते हैं? ये अनऑफिशियल गवर्नमेंट कहते हैं। और एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन इसका कार्य नहीं है? तो वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, यह राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। देखिए, गुप्त रूप से जनता की सेवा करना राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य लोक मत का निर्माण करना, चुनावों का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, जनता व शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, शासन सत्ता को मर्यादित रखना तथा सरकार के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना आदि है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। प्रोफेसर मेरियम के अनुसार राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना
और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है। हूबर के अनुसार प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल की भांति है। जोसेफ लापालुम्बारा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल विद इन नेशन में राजनीतिक दलों के कार्य, क्रमशः नेताओं की भर्ती और समाजीकरण, राजनीतिक पहचान व मतों को संरचनात्मक रूप देना, सरकार बनाना तथा संगठन, सौदेबाजी व एकीकरण करना बताया है। रॉबर्ट सिबोन ने राजनीतिक दलों के कार्यों में संगठन, मांगों के व्यवस्थित संशोधन, सत्ता का वैधीकरण और नीति का निर्धारण, शासन उत्तरदायित्व और आधुनिकीकरण के कार्यों को प्रमुख माना है। अब आगे देखते हैं साथियों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। दिया है कि प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। दूसरा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। चौथा है राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। तो इनमें से जो है सभी बातें जो है वो सही हैं, तो हमारा विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है। औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से औपचारिक प्रशिक्षण को सभी जितने दिया है सभी टाइप में जो है कि विभाजित किया जा सकता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी देखिए सही हो जाएगा। देखिए औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि सभी आते हैं। किसी भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्त होने के बाद प्रशिक्षण के नियतकालीन चरणों से गुजरना पड़ता है। यह प्रशिक्षण भर्ती के आरंभिक चरण से शुरू होकर सेवा काल के दौरान तक चलता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से देखते हैं पूछा गया है कि जनमत निर्माण के साधन हैं प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन, शेयर बाजार। तो इनमें से साथियों जो हैं वो शेयर बाजार के अलावा सभी चीज़ें जो है कि वो जनमत निर्माण के साधन है। मतलब प्रेस भी है, राजनीतिक दल भी है, दूरदर्शन भी है। तो इसलिए हमारा क, ख एवं ग देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए जनमत या लोकमत लोकमत का निर्माण करने वाले साधनों में परिवार, धर्म व धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, संप्रेषण या संचार के साधन, राजनीतिक दल व दबाव समूह, व्यवस्थापिका सभाएं, सार्वजनिक मंच आदि हैं। लॉवेल के अनुसार जनमत या लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष का हित न होकर के संपूर्ण समाज का हित होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र की बात पूछ रहा है, तो ये साथी जो है कि ब्रिटेन में है। देखिए भारत दिया है, ब्रिटेन दिया है और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस, तो ब्रिटेन में है। देखिए ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्थायी और उच्च सदन है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस सदन के 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति क्राउन में निहित होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी संसद सर्वोच्च है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है, लेकिन भारत में संवैधानिक गणतंत्र अर्थात भारत में औपचारिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है साथियों कि किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है।
किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूछ रहा है, तो स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष तरीके से शासक का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में उपक्रम प्रत्याह्वान परिपरीक्षा आदि विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हरनसा ने कहा है कि शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों की प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे देशों में ही संभव हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलीआर्की बहुतंत्र का प्रतिपादन किया। जॉन डीवी ने, सैमुअल हंटिंगटन ने, रॉबर्ट डहल ने या कार्ल मैनहम ने। तो पूछा है कि लोकतंत्र प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में बहुतंत्र का प्रतिपादन किया है। तो यह करने वाले हैं साथियों रॉबर्ट डहल ने, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में बहुतंत्र का प्रतिपादन रॉबर्ट डहल ने किया है। डहल एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने पॉलीआर्की शब्द का प्रयोग एक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधिग्रहण को दर्शाने के लिए किया है जिसमें अनेक कर्ताओं की भागीदारी होती है। पॉलीआर्की से अभिप्राय है अनेक लोगों द्वारा शासन। यह लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड। देखिए व्याख्या देखते हैं। देखिए स्पष्ट या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मर्जी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासक का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हरनसा ने कहा है कि शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट या आरंभक। तो और उपरोक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है बातें ये कॉन्सेप्ट जो है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में पाए जाते हैं। देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह, पहल या आरंभक, प्लेबिसाइट, अंतिम जनमत संग्रह और वापस बुलाना, रिकॉलिंग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए सूचियों का मिलान कराने को दिया है इसमें भारत, नेपाल और पहले का सोवियत संघ, ईरान। और दूसरी सूची में दिया सर्वाधिकारवाद, जनतंत्र, धर्मतंत्र, फांसीवाद। तो भारत का जो होगा साथियों देखिए इसमें भारत का तो हो जाएगा जनतंत्र से होना चाहिए। नेपाल में पहले हिंदू राष्ट्र था तो धर्मतंत्र से इसका होना चाहिए। पहले का सोवियत संघ, तो पहले का सोवियत संघ जो सर्वाधिकारवाद से होगा। और ईरान धर्मतंत्र होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी है साथियों, देखते हैं। देखिए ये स्टार लगा दिया है इसीलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए भारत में जनतंत्र है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेपाल में वर्ष 1990 तक राजतंत्र था। वर्ष 90 के बाद संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा और वर्ष 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल के रूप में जाना जाता था। और 20 दिसंबर 2015 को नेपाल में लागू नए संविधान के तहत उसे लोकतांत्रिक घोषित किया गया। और सोवियत संघ, जिसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, में सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति प्रचलित थी। ईरान वर्ष 1979 से ईरान का इस्लामिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें साथियों हम देखेंगे, देखिए भारत का तो मान लीजिए जनतंत्र हो जाएगा, नेपाल का सोवियत संघ का हो जाएगा सर्वाधिकारवाद से, ईरान का हो जाएगा धर्मतंत्र से, लेकिन नेपाल में फांसीवाद नहीं था। तो इस तरह से इसका जो है कि कोई भी जवाब सही नहीं होगा। देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है।
यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। तो पूछ रहा है कि निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं वह यह है कि यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। देखिए, निर्णय लेना वास्तव में समस्याओं या विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। इसमें सर्वप्रथम विकल्पों का चयन किया जाता है, फिर विकल्पों का विश्लेषण व मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता होती है। योजनाओं व नीतियों का सही चुनाव करना भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। टेरी के अनुसार 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यावहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी विचार दिए हैं। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? कीमत प्रतिमान, सौदेबाजी प्रतिमान, बहुल तंत्र प्रतिमान या साम्यावस्था प्रतिमान? तो रॉबर्ट डहल के द्वारा जो नहीं किया गया वह है साम्यावस्था प्रतिमान। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नानुसार कीमत प्रतिमान, सौदेबाजी प्रतिमान तथा बहुल तंत्र प्रतिमान का प्रतिपादन रॉबर्ट डहल के द्वारा किया गया है, जबकि साम्यावस्था प्रतिमान, जिसको इक्विलिब्रियम मॉडल कहते हैं, का प्रतिपादन डहल के द्वारा नहीं किया गया है। अब 95 में देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह एक नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं प्रत्यावाहन, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह या उपक्रम। तो इसको जो कहते हैं साथियों वह है प्रत्यावाहन। देखिए, जिसको डायरेक्ट देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्यावाहन, परिप्रेक्षा एवं उपक्रम हैं। इसमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहता तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह पर नए प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्यावाहन, जिसको रिकॉल कहलाती है, रिकॉल भी कहते हैं, वो कहलाती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह, रेफरेंडम की मदद ली जाती है। और 96 है कि फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। सच्चा रूप सरकार है कौन सी? डेमोक्रेटों की, अभिजात वर्ग की, नौकरशाही की या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फासिस्टों के अनुसार है तो साथियों वह अभिजात वर्ग की होगी। देखिए, फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप अभिजात वर्ग, इलीट क्लास जिसको कहते हैं, की सरकार है। उनका मानना था कि शासन करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो शक्ति, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करने में सक्षम हो। फासिस्ट विचारधारा में आम जनता की राजनीतिक भागीदारी को सीमित कर दिया जाता था और निर्णय लेने की शक्ति एक छोटे, सक्षम और सशक्त नेतृत्व वर्ग के हाथ में केंद्रित रहती थी। यह दृष्टिकोण जनतांत्रिक समानता के विपरीत था और शक्ति के केंद्रीयकरण तथा अनुशासन पर आधारित था। और 97 है, उसके बाद फिर 98, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं 97 में क्या है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा था? ब्लंटसली, गार्नर, लेकी या न्यायाधीश स्टोरी? तो इसका सही जवाब जो साथियों वह है गार्नर। व्याख्या देखते हैं। देखिए, उपरोक्त कथन गार्नर का है। गार्नर द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं। इससे प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है, साथ साथ अविचारपूर्ण
कानून के निर्माण पर भी रोक लगती है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा कानून के अत्याचार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ब्लंटसली ने कहा है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। लॉर्ड एक्टन ने तो दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 98 और आज इस सेशन का आखिरी सवाल दिया है। कथन और कारण का है। कथन दिया है कि राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। कारण दे रहा है कि सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, देखिए विकल्प बनाया है कि ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर प्रस्तुत करता है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है और ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इनमें से जो सही विकल्प साथ हैं वो ये है कि ए और आर तो सही व्याख्या करते हैं, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी देखिए सही हो जाएगा। देखिए उपर्युक्त प्रश्न का विकल्प बी सही है, क्योंकि ए मतलब कथन कारण आर दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुलवाद अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा है जो राज्य की सर्वोच्चता का विरोध करती है। इसके विपरीत संप्रभुता जो है वह राज्य के केंद्रीय तत्व को प्रमुखता देती है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य परंतु विपरीत संबंध है। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं साथियों। अब अगला जो चैप्टर लाएंगे वो वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स वगैरह लेनिन ये सब रहेंगे। तो उसमें भी लगभग 150 प्रश्न है। तो इस तरह से हमारा तब पूरा राजनीतिक सिद्धांत का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वेस्टर्न थिंकर, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बाद तब हमारा जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों अब इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी पहल अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।